अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग स्किल्स एंड एमसीक्यूज। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नर्सिंग स्किल्स का फर्स्ट स्किल पढ़ने वाले हैं, जो कि है हाउ टू अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि हम एज अ नर्स जो है वो हम उन इंजरीज पर अप्लाई करते हैं अपने पेशेंट के लिए, कि जिससे उनकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है और जो उस इंजर एरिया पे जो दर्द हो रहा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब जब भी किसी को कोई इंजरी काज होती है तो उस इंजरी की वजह से उस जो इंजर्ड एरिया होता है वहाँ पर पेन जो है वो होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो वो स्वेलिंग और उस पेन को कम करने के लिए हम उस पर कोल्ड कंप्रेस को अप्लाई करते हैं। हम पिक्चर्स एंड स्लाइड्स के थ्रू ये सीखेंगे कि एज अ नर्स आप जो है कोल्ड कंप्रेस अपने पेशेंट पर कैसे अप्लाई करती हैं। ये जो कोल्ड कंप्रेस होते हैं इनकी डिफरेंट रेंजेस हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप एक कपड़ा लीजिए और उसको जो है ठंडे पानी में उसको भिगो दीजिए। तो ये होता है कि जब आपके पास कोई कोल्ड कंप्रेस जो क्लॉथ है वो मौजूद ना हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल पैड या पाउच भी आते हैं जो कि उनको केमिकल एक्शन के थ्रू उनको फ्रीज किया जा सकता है, उनको कोल्ड किया जा सकता है, जो कि हम आगे पिक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं कि कोल्ड कंप्रेस होता किस तरह से है। कोल्ड कंप्रेस हम सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज पर जो है उनको ट्रीट करने के लिए अप्लाई करते हैं। और इनका जो प्रॉपर वे है, यानी कि इसको जो हमारे पास कमर्शियली पैड है या अगर हमारे पास पैड या पाउच मौजूद नहीं है तो हम जो कपड़ा हमने पानी में भिगोया था ठंडे पानी में, तो अभी उसको एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना ये हमारे बेसिक फर्स्ट एड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो स्टेप 1 है उसमें सबसे पहले आता है कि हमने अपने पेशेंट की जो इंजरी साइड है उसको हमने इवॉल्वेट करना होता है, यानी कि हम वो तमाम जो जितने भी ज़ख्म होते हैं उनको हम एसेस करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई करें। यानी कि अब इस स्किल में हम उन पर जो है कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करने वाले हैं। तो वो तमाम ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले हम उस इंजरीज को एसेस करते हैं। मल्टीपल इंजरीज होती हैं जो कि कोल्ड कंप्रेस की डिमांड होती हैं, यानी कि वो जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज होती हैं तो उनके लिए हमें कोल्ड कंप्रेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनमें एक माइनर बम्स, यानी कि अगर आपका दीवार के साथ किधर हाथ लग गया, दरवाजे के साथ, या ब्रूजेस हो जाती हैं जो वो स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती हैं, जिनको मज़ीद मतलब वो कोई ख़तरे की अलामत नहीं होती। अब जैसे कि फ्रैक्चर है, अब फ्रैक्चर में हम कोल्ड कंप्रेस से ज़्यादा हम मेडिकल जो इमरजेंसी होती है उसकी तरफ हम जाते हैं। या बिल्कुल वो जो बोन है वो डिसलोकेट हो जाता है, या कंकशन, यानी कि वो जो हमारे पास वो किसी चीज़ की तरफ हमारा हाथ या हमारा जो सर है वो टकरा जाता है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये वो तमाम मेडिकल इमरजेंसीज है जिसको प्रॉपर इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, यानी कि इसमें हम कोल्ड कंप्रेस का वेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर माइनर बर्न्स हैं या ब्रूजेस हैं तो उसके लिए मतलब अगर वो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो फिर हम वो अप्लाई करते हैं कोल्ड कंप्रेस को, फिर हम उनके एज अ ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो यही हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले हम तमाम इंजरीज को जो है ना वो एसेस करें। अगर आप जो है अगर किसी ट्रीटमेंट अगर आप किसी इंजरी के बारे में अनश्योर, वैसे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी मतलब अगर कोई आम ब्रूजेस है, बम्स है, यानी कि जिसको कोई मेडिकल अटेंशन नहीं चाहिए, या अगर आपको पता चल जाए कि फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन हुआ है जिसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो आप कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंजरी के बारे में अनश्योर हैं तो इसी एवॉल्वेटिंग स्टेप में आप अपने डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ, या अपने जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ आप डिस्कस करते हैं, या जो है उनको डायरेक्टली इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि वो करेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उनको मिल सके।
फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है कि अभी जिस तरह हमने कहा कि फ्रैक्चर्स एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, यानी कि फ्रैक्चर्स अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए कोल्ड कंप्रेस करने से पहले हमें उसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी होती है। तो एसेस करने के बाद सेकंड हमारे पास होता है फ्रैक्चर बोन को एसेस करना। तो ये एक इमरजेंसी ऑप्शन है। तो अब ये जो है आप कोल्ड कंप्रेस को ब्रोकन बोन के साथ, ब्रोकन बोन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप जो है साथ साथ आप मेडिकल प्रोफेशनल्स को की भी हेल्प ले, यानी कि उसकी वो जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो भी साथ में हो, और जो उसकी जो मज़ीद वो ट्रीटमेंट की अगर उसको ज़रूरत है वो भी साथ में इन्वेस्टिगेट हो रहा हो, तो तब आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर तो कहीं पे जो है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि कोई आईसीयू में है पेशेंट या ऑपरेशन थिएटर में है, देन आप वहाँ पर जो है वो उसको नहीं कर सकते। अब आपको फ्रैक्चर के बारे में पता कैसे चलेगा? आप जब उस इंजरी को जब एसेस करेंगे, तब आप जो है वो आपको वाज़ेहा तौर पर एक विजिबल बेंडिंग सा जो है, एक विजिबल सा पार्ट मिस हैपन बॉडी पार्ट आपको शो होगा। वो जो हमारे पास जिस तरह ये हाथ है, तो ये इसमें आपको बाकायदा तौर पर आप उस टाइम पे एक्सरे भी करवा सकते हैं, और जो नॉर्मली अगर किसी के हाथ पे फ्रैक्चर हुआ है तो जब आप उसको एसेस करते हैं तो उसकी जो डिफॉर्मिटी, यानी कि वो जो उसकी जो फॉर्म होती है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल फोर आर्म है, तो जब आप उसको देखते हैं तो वो विजिबल उसकी बेंडिंग, वैसे अगर आप अपने हाथ को ज़रा सीधा करें तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ बिल्कुल सीधा है, लेकिन जिसका अगर फोर आर्म डैम वो फ्रैक्चर हो जाए तो वो बेंड हो जाती है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो आपका बोन है वो फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, जब आप उस बॉडी पार्ट को जहाँ पर बोन फ्रैक्चर है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी मूव करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या उस इंजर्ड एरिया का लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि आप जब उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो जैसे कि अब फोर आर्म की मिसाल है, तो वो जो हाथ है या कहीं पर भी फ्रैक्चर हुआ है तो वो लॉ मतलब वो मोशंस नहीं कर पाता, या उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसको मूव करने में। तो ये भी एक वाज़ेहा साइन होता है फ्रैक्चर बोन के लिए। और जो बोन है जब वो डिसलोकेट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तब वो अपने स्किन से जो है वो प्रोट्रूड करता है, यानी कि वो स्किन के ऊपर, आप अपने हाथ पे ज़रा हाथ रखें तो आपको पता चलेगा कि आपके बोन जो है वो अंदर की साइड पर है। लेकिन जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो वो स्किन से प्रोट्रिएट कर जाता है। तो ये कुछ सीरियस फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि ब्रोकन बोन को स्किन से बाहर जो है वो पुश कर देते हैं, स्किन से बाहर उसको निकाल देते हैं। तो ये स्टेप 2 है कि आप कोल्ड कंप्रेस को अप्लाई करने से पहले आप सेकंड स्टेप में उसके फ्रैक्चर बोन को भी जो है वो चेक करते हैं। अब स्टेप 3 में आप डिसलोकेशन को चेक करते हैं। अब डिसलोकेशन जो है वो 2 बोन्स जब आपस में मिलते हैं तो हम उनको जॉइंट कहते हैं। तो ये जो डिसलोकेशन होती है ये जॉइंट एरिया पे होती है। तो इसमें आप क्या होता है कि उसमें आप चेक करते हैं कि अगर तो लोग जो जॉइंट्स हैं उनकी जो है बेंडिंग एंड स्ट्रेट जो है वो सही तरीके से अगर हो रहा है तो वो डिसलोकेशन नहीं है। लेकिन अगर उसको डिसलोकेशन है तो फिर ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो फिर आप उस टाइम पे कोल्ड जो है वो नहीं कर सकते, कोल्ड कंप्रेशन आप नहीं कर सकते। कोल्ड कंप्रेशन आप तभी करते हैं जब आप जो है या तो मेडिकल हेल्प को आप बुला लें और आप किसी से असिस्ट कर लें, और जैसे कि आप ब्रोकन बोन यानी कि जिस तरह फ्रैक्चर बोन था उसमें आपने मेडिकल इमरजेंसी भी बुलाई, और उसके बाद आपने जाकर जो वो या तो वो मेडिकल इंटरवेंशंस हो गए और या उसको होने के बाद, लेकिन आप उस प्लेस में नहीं कर सकती जैसे कि इमरजेंसी रूम में या आईसीयू थिएटर में, आईसीयू ऑपरेशन थिएटर, यानी कि आप उसमें नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी जिस तरह फ्रैक्चर बोन के कुछ सिम्टम्स हैं, इसी तरह हमारे पास डिसलोकेशन के भी कुछ सिम्टम्स हैं।
अगर आप अपने पेशेंट्स में ये सिम्टम्स जो है आपके लिए विजिबल होंगे, देन आपने उस एरिया को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, और ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आपने साथ साथ मेडिकल हेल्प के लिए भी कॉल आउट करना है। एंड आपने फिर जो है उसके बाद आपने कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करना है। तो वो सिम्टम्स क्या होंगे? जब डिसलोकेशन होती है तो जो जॉइंट की जो प्लेसमेंट होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि वो अपने प्लेस से हट जाते हैं। वो जिस जगह पर डिसलोकेशन होती है वो स्वेल हो जाती है, ब्रूजिंग हो जाती है, और वहाँ पर सिवियर पेन होता है और इमोबिलिटी होती है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास वो उसमें क्या होती है कि ये वो सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, यानी कि पेशेंट को मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है या बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है उसका वो जो एरिया होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, मेडिकल हेल्प के लिए भी कॉल करते हैं और कोल्ड कंप्रेस को अप्लाई करते हैं। ये वो डिसलोकेशन होगी जो कि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। अब स्टेप 4 क्या है? कंकशन। कंकशन बेसिकली कहते हैं कि जब आपके हेड का जो बैलेंस है वो आप एक ट्रॉमा की वजह से, प्रेशर की वजह से आपका जो हेड का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसमें पहले आपने क्या करना है कि आप कंकशन को जब आप एग्जामिन करते हो तो आपने कुछ आइस पैक्स को भी लेना है, और उनको जो है ना आपके हेड के ब्रूजेस या बम्स जहाँ पर भी आपको जो है वो नज़र आते हैं, तो आपने आइस पैक्स जो है वहाँ पर अप्लाई करने हैं। ये तब तक के लिए होगा जब तक आप इस बारे में श्योर ना हो जाएं कि ये कंकशन ही है, देन ये एक सीरियस इंजरी होगी। तो फिर आपने आइस पैक्स तो आपने साथ साथ यूज़ करने हैं उसको एग्जामिन करते हुए। फिर आपको जब कंकशन कंफर्म हो जाए, देन आपने मेडिकल अटेंशन को जो है ना वो कॉल करना है, मेडिकल हेल्प को आपने कॉल करना है। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो फिर आपने इस जब आप कंकशन को एग्जामिन कर रहे हो तब ये ज़रूरी है कि आप अपने साथ किसी पर्सन से, यानी कि आप अपने कोलीग्स को भी अपने साथ मिला सकते हो, ताकि वो भी साथ साथ सिम्टम्स को चेक करे, क्योंकि कंकशन को एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये मेडिकल इमरजेंसी भी होती है। आप साथ में आइस पैक्स तो कर रहे होते हो लेकिन परमानेंट इलाज तो नहीं होता, तो इसी वजह से कंकशन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। अच्छा, इस क्यों ये इसीलिए सीरियस होता है, आगे मैंने एक रीज़न भी डाला है, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे पास लॉस हो जाता है। बाकी जब आपकी फ्रैक्चर बोन हो, डिसलोकेशन हो, तो उसमें पेशेंट भी साथ-साथ अपने सिम्पटम्स आपको बता रहा होता है। लेकिन जब किस पर पेशेंट को लॉस जो है हमारे पास कंकशन हो जाती है, तो उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, यानी कि वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाता है। ये भी हमारे पास एक सीरियस इंजरी है जिसके लिए मेडिकल हेल्प जो है वो इमीडिएटली हमें चाहिए होता है। अब अगर एक पेशेंट है, अभी उसका कॉन्शियसनेस अभी जो है वो लॉस नहीं हुआ, यानी कि कुछ ही सेकंड्स के लिए लॉस होता है, और उसके बाद पेशेंट अपनी कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता से आने लगता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो इस काबिल हो जाता है कि वो आपको अपने सिम्पटम्स बता सके। जैसे कि उसको सिवियर हेडेक होगा, कन्फ्यूजन है, डिजीनेस यानी कि नींद सी आ रही होगी, वो अपने इन्वायरमेंट से डिसओरिएंटेशन हो जाएगी, उसकी वॉमिटिंग होगी, या कानों में उसकी बजिंग साउंड होगी, या उसको बोलने में जो है वो तकलीफ होगी। ये वो सिम्पटम्स हैं कि अगर कंकशन के में जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया था, उसके कुछ देर बाद जो है ये सिम्पटम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपने देर नहीं करनी और आपने उस टाइम तक आइस पैक्स का यूज़ करना है। लेकिन आपने देर नहीं करनी और आपने डायरेक्ट मेडिकल हेल्प को जो है ना वो आवाज़ देनी है। अब हम आते हैं, यानी कि अभी हमने तमाम असेसमेंट कर लिया, अभी हम अपने नर्सिंग स्किल्स पर आएँगे कि अभी हमने जो कोल्ड कंप्रेस प्रोवाइड करना है। अच्छा, जो हमारे पास कोल्ड कंप्रेशन और हॉट कंप्रेशन, यानी कि हीट और आइस हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन हम इसको कहते हैं। तो फिर जब आप जो है ना प्रॉपरली एवालुएट करते हो, इंजरी साइट पे कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है,
دین آپ یہ کمپریشن پرووائڈ کرتے ہو. تو اب آپ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ نے ہیٹ کمپریشن دینا ہے یا آئس کمپریشن دینا ہے. مائنر انجریز جیسے کہ مائنر بمپس ہو گئے، بریوزز ہو گئے، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہیٹ کمپریشن یا کولڈ کمپریشن، یہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن ان دونوں کی اپنی اپنی سچویشنز ہیں. یعنی کہ آپ آئس جو ہے وہ ڈائریکٹلی اپلائی ان انجریز پر کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کی بریوزز ہو چکی ہوتی ہے، تو اور ان کی انجری کے تقریباً 48 آورس کے اندر اندر اگر آپ ان کو آئس ڈائریکٹلی ان پہ اپلائی کرتے ہو تو یہ ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے پاس ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے تو وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، سویلنگ بھی کم ہو جاتی ہے، پین بھی، یا جو انفلیمیشن شو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ انفلیمیشن کے سائنز ہیں، جو ریڈنس ہے، پین ہے، سویلنگ ہے، یا لاس آف فنکشن ہے، وہ جو سائنز اپیئر ہونا شروع ہوتے ہیں وہ بھی آپ کافی حد تک جو ہے وہ ریڈیوس کر لیتے ہو. تو آئس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایسی انجریز میں بہت بیسٹ ٹریٹمنٹ ثابت ہوتی ہے. اور ہیٹ ٹریٹمنٹ یعنی کہ ہاٹ کمپریشن آپ ان مسلس کے میں کر سکتے ہو جو کہ سور مسلز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی انجری کے ساتھ تو نہیں ہوتے لیکن مسلس کی اوور اسٹریچنگ کی وجہ سے یا مسل کی اسٹفنس کی وجہ سے جو انجریز کے کاز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ ان کے لیے ہیٹ کمپریشن کرتے ہو. یعنی کہ وہ ایک بیسٹ ایکٹیویٹی ثابت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو سورنس ہوتی ہیں یا جو سپورٹس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر ان کے مسلس جو ہیں ان کی اوور اسٹریچنگ ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ افیکٹو میتھڈ ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کولڈ کمپریس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس وہ کمرشلی پیڈ ہیں اور پاؤچ ہیں جو کہ ہم کمرشلی اس کو یوز کرتے ہیں. ان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کولڈ جو ہے نا، یعنی کہ وہ ایکشن پوٹینشیل کرتے ہوئے کولڈ کمپریشن کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کولڈ جو پاؤچ ہے یا پیڈ ہے وہ موجود نہیں ہے، تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہم اس کی جگہ ہم ایک پانی لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، اور اس کے اندر ایک صاف کپڑا بھگو کے رکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ایک کولڈ کمپریشن پیڈ کی طرح کام کرتا ہے. اچھا، جب کولڈ کمپریشن کی سلیکشن کی بات آ گئی تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز موجود ہوتے ہیں. ڈرگ سٹورز میں ہیں ہمارے پاس، ان کے اپنے اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم اس ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ کیا جو ہے وہ یوز کرنا ہے. ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کلوتھ یوز کرنا ہے، پیڈ یوز کرنا ہے، اور مقصد ہمارے پاس ایک ہی ہوگا، سویلنگ کو پریونٹ کرنا، انفلیمیشن کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا. اچھا، اس کے علاوہ ہم آئس پیکس ڈائریکٹلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس کمرشلی کچھ جیل بیسڈ آئس پیکس آتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایسے جو ہے ایک برف کے ٹکڑے کی جیسے ان کی شکل ہوتی ہے ہمارے پاس. تو یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، یہ جیل، ان کے اندر جیل موجود ہوتا ہے. پھر ہم جب ان کو لے کر آتے ہیں تو کچھ دیر ہم ان کو فریزر میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو کولڈ کمپریشن میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ان کو ہم گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ہاسپٹل ایریاز میں بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ری یوزیبل ہوتا ہے، یعنی کہ بس آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں، اس کو یوز کریں، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کولڈ پیکس آ گئی، یعنی کہ جو ہم نے بات کی کہ جو پیڈز آتی ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ ان کے اندر کیمیکلز ہوتی ہیں، اور جب ہم ان پیڈز کو یا ان کلوتھس کو ہم تھوڑا سا بھی سکویز کریں تو پلاسٹک جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جو کیمیکلز ہے وہ آپس میں ریئیکٹ کر کے وہ کولڈ کمپریسڈ جو ہے وہ بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جیل پیکس، اس کو ہم ہر جگہ نہیں لے کر جا سکتے. یعنی کہ یہ جیل پیکس کا ایک ڈرا بیک ہے کہ وہ ہم اس کو گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں، ہاسپٹل میں، لیکن اس کو ہم ہر جگہ پر نہیں استعمال کر سکتے، یعنی کہ نہیں لے کر جا سکتے. لیکن یہ جو انسٹنٹ کولڈ پیکس ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ ہر جگہ پر جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں. لیکن پھر ان کا بھی اپنا ایک ڈرا بیک ہے کہ جیل پیکس جو ہے وہ ری یوزیبل ہوتے ہیں، اور انسٹنٹ کولڈ پیکس جو ہیں یہ ری یوزیبل نہیں ہوتے. یعنی کہ یہ ون ٹائم ہی آپ استعمال کر سکتے ہو، یعنی کہ بس پلاسٹک ٹوٹ جاتی ہے اور کیمیکلز آپس میں ریئیکٹ کر کے کولڈ جو ہے، یعنی کہ وہ جو پیڈ ہوتا ہے وہ کولڈ کمپریشن کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے.
अच्छा, अभी अगर आपके पास जो है वो कोई भी कमर्शियली पैड मौजूद नहीं है, कोई भी आइस पैक मौजूद नहीं है, जेल आइस पैक मौजूद नहीं है, देन आप होममेड आइस बैग्स या आइस टॉवल्स जो है वो बना सकते हो। उनका मेथड ये होता है, यानी कि होममेड आप कैसे बना सकते हो, आप एक बड़ा प्लास्टिक बैग लो और उसमें उसके अंदर जो है वो आइस क्यूब्स डालो। देन उसके अंदर जो है वो पानी डालो और पानी जो है वो इतना हो कि वो उन आइस क्यूब्स को जो है ना वो कवर कर सके। देन आपने जो है वो जो प्लास्टिक बैग है उसमें से आपने तमाम जो हवा है उसको स्क्वीज कर देना है और जो बैग है उसको आपने बंद कर देना है, यानी कि उनको आपने सील कर देना है। तो ये बेसिकली जो है वो आपका एक होम मेड आइस बैग बन जाता है, जिसको आप कोल्ड कंप्रेशन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक, यानी कि इसकी खामी ये है कि वो जो आइस क्यूब्स है वो कुछ ही देर में वो मेल्ट हो जाती है, यानी कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते। इसको आप जैसे ही आप बनाओ, बैग आप जैसे ही बनाओ उसी टाइम जो है वो आपने यूज़ करना होगा। अच्छा, आइस टॉवल कैसे बना सकते हैं? ये एक अदर होममेड मेथड है जिसको आप कोल्ड कंप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। आपने एक टॉवल लेना है, उसको आपने जो है वो गीला करना है। देन आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने एक प्लास्टिक बैग रखना है और प्लास्टिक बैग के अंदर आपने आइस क्यूब्स जो हैं वो करने हैं। देन आपने उसको फ्रीज़र में रखना है 15 मिनट के लिए। और जो टॉवल होता है, फिर जब आपने उसको फ्रीज़र से निकालना है, उससे वो जो आइस है वो आपने अलग करके देन उस टॉवल को आप एज़ कोल्ड कंप्रेस जो है, तो आप अगर उस आइस टॉवल को फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे, तब भी आप उसको एज़ कोल्ड कंप्रेसर जो है, यानी कि पैड या पाउच या एज़ क्लॉथिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं कोल्ड कंप्रेशन के लिए। ये वो तमाम कमर्शियली जो है वो पाउचेज़ और पैड्स होती हैं, और इसको आप जो है वो होममेड भी जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि अभी हमने अपने कोल्ड कंप्रेसर के लिए पैड बना लिया, क्लॉथ बना लिया या कमर्शियली उसको ले लिया। अभी जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो बॉडी पार्ट इंजर हुआ है उसको हम ऊपर करेंगे, यानी कि एलिवेट करेंगे। इस तरह हमारे पास जैसे कि यहाँ पर है कि हम उसको नीचे से जो है वो एक सपोर्ट देंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी के हाथ पे इंजरी हुई है तो हम नीचे से उसको सपोर्ट देंगे, एंड देन क्या करेंगे कि उसमें क्या होते हैं कि जब हम इसको एज एलिवेट करते हैं, यानी कि जब हम इसको ऊंचा रखते हैं और नीचे उसके लिए बैलेंस रख देते हैं, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो इंजर पार्ट से थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाता है, जो स्वेलिंग में जो है वो मज़ीद उसको प्रमोट कर रहा होता है, यानी कि स्वेलिंग को मज़ीद जो है वो बढ़ा रहा होता है। तो इस तरीके से क्या होती है कि वो जो ब्लड है वो थोड़ा सा इंजर एरिया से थोड़ा सा ड्रेन कर जाता है। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट को हमने अपने अबव द हार्ट, यानी कि हमने हार्ट के ऊपर से लिफ्ट करना है। यहाँ पर देखें, उसका जो हाथ का जो उसका डायरेक्शन है, हाथ का जो उसका एंगल है, वो बिल्कुल उसके दिल के ऊपर आ रहा है, यानी कि हमने हार्ट से अबव करना है। अगर हम ये पैर के लिए कर रहे हैं तो लेग को भी हमने पेशेंट को लेटाकर और उसका जो लेग है हमने उसको एलिवेट करना है, ताकि उससे जितना ब्लड है वो ड्रेन आउट हो जाए। अगर आपकी रिस्ट जो है वो इंजर है, देन आपने उसको काउच, यानी कि काउच उसको एक बैलेंस देगी, और आपने अपने हाथ है उसको आपने हाई पे रखना है, यानी कि आपके एंगल जो है वो आपके दिल के जो है वो अबव आए। इस तरह जो है वो आपने अपने हाथ को रखना है, अपने इंजर पार्ट को रखना है। देन उसके बाद आपने जो है वो जो इंजर एरिया है उसको टॉवल के साथ या पैड के साथ, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, देन आपने उसके साथ उसको कंप्रेस करना है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास आया है। अब ये कंप्रेशन कैसे होती है कि आप उस इंजर एरिया में आप पहले एक वेट ड्राई टॉवल आप रख देते हो, और उसके ऊपर आप अपना जो आपका कोल्ड
स्पंज है, आपका जो कोल्ड जो आप पैड यूज़ कर रहे हो, देन आपने रखना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बात पता हो कि अगर आप जो है वो उसको स्किन को डायरेक्टली टच करते हैं, यानी कि आप जो है वो जो कोल्ड टॉवल है उसको आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर रखते हैं, तो ये फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, यानी कि वो स्किन जो है वो हाइपोथर्मिक कंडीशन में चली जाती है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे फ्रॉस्ट बाइट काज हो सकती है। तो इसी वजह से आपने स्किन पर डायरेक्ट नहीं रखना, आपने उससे पहले जो है वो एक टॉवल स्किन के ऊपर रखना है और उसके ऊपर जो है वो आपने अपना जो कोल्डिंग स्पंज है वो आपने रखना है। देन कंप्रेस अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने तमाम जितना एरिया है उसको दोबारा से असेस करना है कि जो आइसिंग आपने यूज़ किया है वो जो आइसिंग है वो आपके इंजर एरिया तक पूरी तरीके से पहुंची या नहीं पहुंची। इसके साथ साथ जो है वो अगर आप मतलब के ज़रूरत है कि कोई और मतलब उनको और टाइम चाहिए, यानी कि और कंप्रेशन चाहिए, देन आपने जो आइस पैक है और उसको उसी टॉवल के साथ आपने रैप कर देना है स्किन पर। चाहे तो आप उसको किसी बैंडेज के साथ भी जो है वो टैप कर सकते हो, लेकिन वो ना इतना टाइट हो और ना इतना लूज़ हो, आपने बिल्कुल उसके मुताबिक रखना है। अगर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो एरिया है उसको आपने बहुत टाइट, मतलब आपने जो टॉवल है उसको बहुत टाइट रैप किया है, तो जब आपको पता करना हो तब आप स्किन कंडीशन को देखो। जब जो है वो जो लिम्ब है, मतलब फॉर एग्जांपल हाथ पे चोट लगी, पाँव पे, जब वो ब्लू या पर्पल होने लगे तो इसका मतलब है कि जो रैप है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो और अगर लूज़ होगा तो वो आसानी के साथ निकल जाएगा, तब आपको लूज़ एंड टाइट का आसानी के साथ पता चलेगा। आपने ये माइंड में रखना है कि जो आप जब आप कोल्ड जो पैक होता है, जब आप उसको टॉवल के साथ स्किन के साथ आप रैप कर लेते हो, तो उस टाइम पे कुछ टिंगलिंग सेंसेशन उस कोल्डनेस की वजह से फील होती हैं। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि रैप टाइट है इसी वजह से ये सेंसेशन है। आपने कलर देखना है, अगर कलर ठीक है तो आपने जो रैपिंग की है वो बिल्कुल सही की है। इसी तरह आपने ये जो ब्लू आपका कोल्ड स्पंज था और ये इस टॉवल के साथ आपने उसको उस इंजर एरिया के इर्द-गिर्द आपने उसको रैप कर दिया। देन आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपने वो जो कंप्रेस है उसको आपने रिमूव करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक भी आप उसको रखोगे तो वो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपने ये ख़्याल रखना है कि अगर आप होममेड कर रहे हैं तो आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने कंप्रेस अगर प्रोवाइड किया है तो उस दौरान आप सोएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इस बीच में सो गए, यानी कि अगर आप खुद के लिए भी कोल्ड कंप्रेशन कर रहे हैं, तो अगर आप इस बीच में सो गए तो वो जो कंप्रेशन होगी, वो जो आपने कंप्रेस जो है वो पहना होगा, टॉवल बैंडेज वो जो लगाया होगा, तो वो जो है फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन में चला जाएगा। इसीलिए जो है वो आपने हमेशा अलर्ट रहना है, आपने उसको घंटों के लिए, मिनट्स के लिए नहीं छोड़ना। आपने एक अलार्म सेट करना है या किसी को कहना है कि आपको अलर्ट करे। 20 मिनट से ज़्यादा जो है वो आपने नहीं करना। अगर आप ये तो हो गया जब आप टॉवल बेस्ड आप जो कोल्ड कंप्रेशन है वो यूज़ कर रहे हो। अगर आप कोल्ड पैक केमिकल जो है वो यूज़ कर रहे हो, देन आपने क्या करना है कि आप जब आप उसको रिमूव करें, उसको आपने प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है और आपने चेक करना है कि ये जो आपने कंप्रेस यूज़ किया है, पैड यूज़ किया है, कोई भी क्लॉथ यूज़ किया है जो कमर्शियली प्रिपेयर होकर आया है, तो उसके तरीक़ाकार आपने देखना है कि इसको आपने सिंपली बस गिरा देना है या उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको एक स्पेसिफ़िक तरीके से, एक ख़ास तरीके से डिस्पोज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह के से केमिकल पैड्स आते हैं तो उनके केमिकल्स उनको डिस्पोज़ करना होता है, तो आपने जो है वो इन बातों का भी ख़्याल रखना है और प्रॉपर वे में उस जो कोल्ड पैक था केमिकली जो कमर्शियली आपके पास आया था उनको आपने डिस्कार्ड करना है। अगर आप जो है जेल पैक यूज़ कर रहे हो या कोई टॉवल यूज़ कर रहे हो, तो अब आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हो। इसी वजह से आपने उसको फ्रीज़र में दोबारा से रख लेना है ताकि आप नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकें। अब चूँकि केमिकल वाले जो होते हैं वो वन टाइम यूज़ होते हैं, इसको आपने डिस्कार्ड करना है और अगर आप जेल पैक या टॉवल यूज़ कर रहे हो देन आप उसको रीयूज़ जो है वो कर सकते हो।
यहाँ पर टाइमिंग जो है अपर लिमिट हमारे पास, यानी कि एक लिमिट है 20 मिनट नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम है, और इसको आपने जो है वो 2 घंटों से ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशंस काज़ कर लेगा। अच्छा, देन आपने जो है क्या करना है, घंटों वेट नहीं करना, और आपने 20 मिनट तक उस एरिया के वेट करना है, और 20 मिनट तक उस कंप्रेस जो है उसको आपने हटा देना है। देन आप फिक्स 2 घंटे बाद आप इस प्रोसेस को दोबारा से जो है वो रिपीट कर सकते हो। आपने घंटों वेट नहीं करना, क्योंकि आप जब 2 घंटे के वक़्फ़े से अप्लाई करोगे तो वो अच्छे तरीके से होगा। तो आपने 2 घंटे बाद दोबारा से उस अफेक्टेड एरिया को जो है ना वो असेस करना है, लोकेशन चेक करनी है, डिसलोकेटेड जॉइंट को देखना है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो अफेक्टेड एरिया है उसको आपने दोबारा से जो है वो उसके ऊपर कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करना है। अच्छा, आपने इस दौरान ये भी ख़्याल रखना है कि वो जो अफेक्टेड एरिया है वो नम ना हो, वो सुन्न ना हो जाए। अगर तो वो सुन्न है, देन आपने थोड़ा-सा वेट करना है। जब उसकी वो जो फीलिंग्स है वो दोबारा से आ जाए, देन आपने उसको कंप्रेस करना है, और उसी तरह 20 मिनट जो है वो आपने वेट करना है, और या जो है 2 घंटे या 3 घंटे लिमिट होती है। उसके जो है उसके एक्स्ट्रा आप जाएँगे तो आप मज़ीद इमरजेंसी जो है इमरजेंसी की तरफ आप जाएँगे, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है वो जाएँगे, और 20 मिनट के बाद आपने फिर 2 घंटे वेट करना है, ताकि फिर आप दोबारा से प्रोसेस को जो है ना वो रिपीट कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपने अपने डॉक्टर के साथ भी विज़िट करना है। नॉर्मली जो है कोल्ड कंप्रेशन अगर लोकलाइज़्ड इंजरी है तो वो कोल्ड कंप्रेशन से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सिम्पटम्स उसी तरीके से हैं और आपके सिम्पटम्स इम्प्रूव नहीं हुए, यानी कि आपने जो है तकरीबन 3 दिन तक आपने आइस कंप्रेशंस को यूज़ किया और फिर भी स्वेलिंग भी है, पेन में भी जो है वो कमी नहीं आ रही, तो फिर तो आपने असेसमेंट के दौरान शायद गलती की है। आपको शायद फिर फ्रैक्चर है, या आपके जॉइंट में डिसलोकेशन है, जिसको मतलब आपने उस टाइम पे आपने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। देन आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, और अगर कोई भी जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, कोई भी आगे की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन है, देन वो डॉक्टर जो है वो आपकी एग्ज़ामिन करेगा, और फिर वो आपको बताएगा कि आपको असल में मसला क्या है और आपकी स्वेलिंग क्यों नहीं ख़त्म हो रही। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हर एक के ज़हन में आ सकते हैं कि क्या हम 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं? तो हाँ जी, हम कर सकते हैं। आप कोल्ड कंप्रेस को जो है ना वो स्पेशली बनाए ही मतलब इसीलिए हैं ताकि ये यंग चिल्ड्रन खेल-कूद के दौरान जो है वो इनके ऊपर ज़ख्म लग जाता है, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। कमर्शियली कोल्ड कंप्रेसर्स भी यूज़ कर सकते हैं, होममेड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप जो है मटर या मतलब जो सब्जियों में जो मटर होता है उसको आप एक बैग में फ्रोज़न कर लें, तो ये भी आपका एक जो है ना होममेड कोल्ड कंप्रेशर बन जाता है। या आइस क्यूब्स को कर लें, या टॉवल को फ्रीज़र में रख दें। तो ये तमाम चीज़ें कोल्ड कंप्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है टिप्स की बात है, तो हेडेक्स जो हैं वो स्वेलिंग के साथ और जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन या अगर कोल्ड कंप्रेस को फ़ोरहेड पे किया जाए, तो ये क्या होती है कि ये उस पेन को जो है ना वो कम करते हैं। यानी कि ये हेडेक्स में इसका डायरेक्टली असर तो नहीं है, लेकिन अगर हम कोल्ड कंप्रेस को फ़ोरहेड पर करें हेडेक्स के सिचुएशन में, तो ये पेन को कुछ हद तक जो है ना वो कम कर देता है। अच्छा, वार्निंग्स हैं कि वो वार्निंग ये ऐसी हैं कि आपने कोल्ड कंप्रेशन करते वक़्त आपने इनको ज़हन में रखना होगा। आपने जो है कोई केमिकल वाला जो कोल्ड पैक होता है, वो कमर्शियली प्रिपेयर होकर आता है, तो आपने उसको जो है ना, उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना, उसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखना। अब अगर आप उसको दोबारा से रीफ्रीज़ करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड हो जाएगा, एंड देन आप उसको जो है ना वो उसको स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी उससे। और हमेशा अपने मेडिकल अटेंशन के लिए आपने प्रिपेयर रहना होगा। कोई भी सीरियस इंजरीज़ हैं, यानी कि आप कोल्ड कंप्रेशन से पहले आप लाज़मी सीरियस इंजरीज़ को चेक करें, क्योंकि
थोड़ी सी भी देर होगी तो वो जो है वो जो कॉम्प्लिकेशंस वो बढ़ जाएंगी, वो स्वेलिंग भी बढ़ जाएगी, वो पेन भी बढ़ जाएगा। अगर आप कोई ब्रोकन बोन या डिसलोकेटेड लिम्ब देखते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं, जब आप इनको देखते हैं तो आपने डायरेक्टली जो है वो विजिट करना है। और यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जो है ना वो तरीका समझ आ गया होगा, ये स्किल समझ आ गई होगी कि आप घर में जो है या हॉस्पिटल में आप कोल्ड कंप्रेशन किस तरीके से अप्लाई करते हो माइनर इंजरीज के लिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।